ओके, हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है तो मैं अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करती हूँ। बच्चों, हमारा ना आज का जो लेक्चर है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमने बार बार एक बात की कि दुनिया जो है वो रिसर्च कर रही है, दुनिया आगे जा रही है, दुनिया ये कर रही है वो कर रही है, लेकिन हर चीज के एंड को जो मिड पॉइंट था ना, या स्टार्टिंग पॉइंट था या एंडिंग पॉइंट था, वो एक टर्म थी जिसको हम कहते हैं रिसर्च। तो आज सबसे पहले आप सब लोगों का ये कॉन्सेप्ट बनना जरूरी है। रिसर्च वर्ड क्या है? रिसर्च, दोबारा से तलाश करना। री मीन अगेन और सर्च मीन फाइंड आउट करना, यानी वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के तहत हम किसी भी चीज को दोबारा से एक नए तरीके से तैयार करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिसर्च। सादा लफ्जों में हम ये कह सकते हैं वो सिस्टमेटिक पाथवे, वो तरीका, वो सीक्वेंस जिस सीक्वेंस के तहत हम पहले से मौजूद चीजों में कोई नई जिद्दत लेके आते हैं, या फिर हमारे पास कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो हम उस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास रिसर्च के। ओके, रिसर्च वो प्रोसेस है बेटा जिस प्रोसेस के तहत हम चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, या किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम या फिनोमिना को जो है ना वो हम नया रंग देने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिसर्च। रिसर्च हमारे लिए क्या है? हमारे लिए बीइंग अ फार्मासिस्ट, बीइंग अ साइंटिस्ट, एक डिस्कवरी प्रोसेस है। वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमने किसी ना किसी नई चीज को बनाना है, दुनिया की तरफ लेके आना है। पुरानी चीज को हमने दोबारा से तलाश नहीं करना, बल्कि हमने उसको जीरो से स्टार्ट करना है, दैट इज कॉल्ड एज रिसर्च। ओके, रिसर्च किस तरीके की हो सकती है बेटा? रिसर्च नॉर्मली दो तरह की होती है, एक को हम बेसिक रिसर्च कहते हैं और दूसरी को हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। बेटा, बेसिक रिसर्च क्या है? कोई भी चीज ऐसी जो पहले से हमें पता है लेकिन हम उसके अंदर एक्सपेंशन कर रहे हैं। जैसे मैं ये कहती हूँ कि मुझे पता है हमारी बॉडी के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन की शक्ल में स्टोर होता है। ये तो नॉलेज मुझे पता था, लेकिन अब वो प्रोटीन की किस किस शक्ल में स्टोर होता है उसके बारे में फाइंड आउट करना हमारा बेसिक रिसर्च कहलाएगा। यानी एक ऐसा नॉलेज, एक ऐसी चीज जो हमें पहले से पता है और हम उस पहले से पता चीज के अंदर जिद्दत लाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज बेसिक रिसर्च। दूसरी चीज बेटा हमारे पास आती है, दिस इज कॉल्ड एज अप्लाइड रिसर्च। यानी ये एक डिफरेंट डायरेक्शन है। हमारे पास एक चीज पहले से मौजूद है, बेस्ट वे में है, वो चीज चलते चलते उसके दरमियान में कोई प्रॉब्लम आई, अब हमने स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, दैट इज कॉल्ड एज अप्लाइड रिसर्च। सादा लफ्जों में हम क्या कहते हैं? सादा लफ्जों में ये एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, हम कहते हैं जी हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया थे, या जो हमारे कह लो कि वो था वायरस है, लंग्स का वायरस। हमें पहले पता था लंग्स का वायरस है, वो इन्फ्लुएंजा कहलाता था, सबको सिर्फ और सिर्फ जुकाम होता था। लेकिन अब उसी वायरस ने ऐसी शक्ल इख्तियार कर लिया कि कभी वो कोरोना कहलाता है, कभी वो सार्स कहलाता है, कभी वो बर्ड फ्लू कहलाता है। लेकिन वो तीनों की तीनों चीजें हमारे लंग्स को ही अटैक करती हैं। अब क्या हुआ, एक चीज ऐसी थी जो हमें पहले पता थी, लेकिन उस चीज के अंदर मुख्तलिफ डायरेक्शन की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स डिवेलप हुई है। अब जब हम उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज अप्लाइड रिसर्च। यानी कि अब हमारे पास जो पुरानी चीजें थी, उन पुरानी चीजों के अंदर इस तरीके की जिद्दत आई है कि वही पुरानी चीज एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गया, उसको हम अप्लाइड रिसर्च भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं भी दे सकती हूँ कि जैसे पुराने जमाने में जब हम लोग देखते होते तो सिर्फ एक मेन रोड होती थी, जिस मेन रोड से आप लोगों ने कहीं पे भी जाना होता था तो एक ही सड़क बनी होती थी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे आपके नए एरियाज, नए शहर बनते गए, तो हर चौक में से नई सड़क निकलना शुरू हो गई है।
अब वो सारी चीजें आपकी क्या कहला रही हैं, वो आपकी अप्लाइड रिसर्च कहला रही हैं। यानी अगर हम गुजरात की जीटी रोड से जा रहे थे, तो गुजरात का सर्वस मोड वो एरिया है जिसके दाएं बाएं पहले कोई जो है वो नहीं थी, आबादी मौजूद नहीं थी। लेकिन जब आबादी बनी तो हम उसी जीटी रोड से कभी सर्वस मोड की तरफ टर्न हो गए, कभी हम कुंजाब वाली साइड पे चले गए, कभी हम वजीराबाद वाली साइड पे चले गए। तो यानी एक चीज जो पहले मौजूद थी, उस चीज के अंदर नई प्रॉब्लम बनी और उस नई प्रॉब्लम ने नई डायरेक्शन खोली। अब वो उस नई डायरेक्शन के ऊपर स्टडी करना हमारी अप्लाइड रिसर्च कहलाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देना इसलिए जरूरी था ताकि जब भी आप रिसर्च प्रोजेक्ट डिसाइड करें तो आपको ये बात पता चले कि आपने जनरली करना है, बेसिक रिसर्च के ऊपर काम करना है, या आपने डायरेक्शन वाइज करना है, यानी आपने अप्लाइड रिसर्च करना है। तो जो भी हमारा बीएस का या ग्रेजुएशन का बच्चा होता है, उसकी कम से कम बेसिक रिसर्च के अंदर कमांड होना बहुत जरूरी है, अगर वो चाहता है कि इन फ्यूचर वो किसी बहुत बड़े ओहदे पे जाए या उसका जो करियर है वो बहुत जो है वो स्ट्रांग हो। और लेकिन अगर हमारा कोई मास्टर्स का बच्चा है या हमारा कोई पीएचडी का बच्चा है, तो उसकी अप्लाइड रिसर्च के ऊपर जो है वो कमांड स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो अब आप लोगों का मेरे ख्याल से बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमने रिसर्च जब भी करनी है तो हम टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें। आपके माइंड में बात आ रही होगी कि मैडम बार बार रिसर्च कर रहे हैं, अब दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं तो हम किस चीज के ऊपर काम करें। बेटा काम आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज पे करेंगे जो आपके इंटरेस्ट की होगी। जैसे अभी मेरे पास इस वक्त 50 स्टूडेंट ने क्लास ज्वाइन की हुई है, तो इन 50 स्टूडेंट्स के अंदर 5 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहते होंगे जी हमें दिल की बीमारियों पे काम करना है, कोई 5 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहेंगे जी हमें हड्डियों की बीमारियों पे काम करना है, कोई 5 बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे जी हमें बीमारियों पे काम ही नहीं करना बल्कि हमें जो है वो कोई नई दवाई बनानी है, कोई 5 बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे जी पुरानी दवाइयों का स्ट्रक्चर हमने चेंज करना है। हर एक बच्चे की सोच डिफरेंट होती है। आपकी सोच कुछ भी हो, आप किसी भी डायरेक्शन में काम करना चाहें, आप बेसिक रिसर्च पे काम करना चाहें या फिर अप्लाइड रिसर्च पे काम करना चाहें, पर आपने जो भी टॉपिक सिलेक्ट करना है वो फाइनर होना चाहिए। फाइनर का मतलब वो नहीं है कि जो चीज बिल्कुल सीधी सादी हो, या फिर आप ये कह लो कि कोई चीज ऐसी हो जिसकी हर डायरेक्शन क्लियर हो। फाइनर मींस एक एब्रीविएशन है। सबसे पहले आप जो भी सोचो आपको ये पता होना चाहिए कि वो आपके लिए फिजिबल है। किस लिहाज से फिजिबल है कि आप जो काम करना चाहते हैं उसके रिसोर्सेज आपको मिल सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है कि आप उसको कंप्लीट कर सकते हो, और वो करने के लिए आपके पास एक्सपर्टीज मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूं कि मैं रिसर्च करना चाहती हूँ कंप्यूटर किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो मुझे सबसे पहले 3 चीजें देखनी होगी कि सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए क्या मेरे पास लैपटॉप या वो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम मौजूद है जिनके साथ मैं काम कर सकती हूँ। फिर मुझे देखना होगा कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकती हूँ चाहे वो मेडिकल का सॉफ्टवेयर है। और तीसरी चीज है कि क्या मेरे पास एक्सपर्टीज है कि मैं उसकी कोडिंग कर पाऊं या मैं सॉफ्टवेयर को बना लूं। तो सादा लफ्जों में आपने जो भी रिसर्च करनी है, जो बीमारी पे काम करना है, कोई नई दवाई बनानी है, कोई पुरानी दवाई का स्ट्रक्चर चेंज करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो काम आप करना चाहते हैं क्या वो आपके लिए फिजिबल है, आपके लिए पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, आप पाकिस्तान में बैठे हुए और आप पाकिस्तान में बैठ के ये सोचो कि आप मरीज के ऊपर जो है मरीजों का इलाज करना शुरू करो, तो क्या ये आपके लिए फिजिबल होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ना तो आपके पास मरीज पे जाने की रिसोर्सेज है, ना आपके पास इतना टाइम है, ना आपके पास एक्सपर्टीज है। बहुत सारे ममालिक अभी मरीख पे चांद के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास अगर रिसोर्सेज हैं, टाइम है, तो वहां की एक्सपर्टीज नहीं है। तो सादा लफ्जों में कि आपने जब भी रिसर्च करना है आपने सबसे पहले ये सोचना है कि जो टॉपिक जिस चीज पे आप काम करना चाह रहे हैं वो आपके लिए फिजिबल है। दूसरी चीज आती है फाइनल में, आई का मतलब होता है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब क्या, आप तब तक कोई काम नहीं कर सकते जब तक उस काम के साथ आपका दिल ना लगा हो। यानी वो कहते हैं ना कि जो भी काम होता है वो दिल से होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके साथ इस क्लास में भी हैं मेरे पास, कि जिनको जब मैंने कहा हमने मॉलिक्यूलर डॉकिंग करना है, तो अब उनमें से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शायद जबरदस्ती एचईसी की रिक्वायरमेंट कंसीडर करते हुए इस कोर्स को एनरोल किया।
अब वो बच्चा जिसने इसको मजबूरी में इनरोल किया है उसकी लर्निंग एबिलिटी, और वो बच्चा जो इसको सीखना चाहता है उसकी लर्निंग एबिलिटी डिफरेंट होगी। तो समझाने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि कोई भी काम करना है, कोई भी रिसर्च आपने करनी है बेटा, उसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। उसमें आपका जो है वो सोच होना बहुत जरूरी है कि क्या आप वो काम कर सकते हैं और आपको उसका क्या बेनिफिट होगा। इसको हम यूं भी बना सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि वो काम जो आपकी कम्युनिटी में आपको रिस्पेक्ट दे, वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और आपने वो काम सिलेक्ट करना है। फिर बेटा आपकी तीसरी चीज आ जाती है नोबल। उसके अंदर जिद्दत होनी चाहिए। अब नोबल का मतलब आप सबके माइंड में ये होगा कि ऐसी चीज जो बिल्कुल न्यू है, जो जीरो से स्टार्ट है। नहीं बेटा, नोवेल का मतलब ये होता है आप कोई भी काम करो, आप पहले से बनी हुई चीज को चेंज करो, पहले से हुई हुई रिसर्च के ऊपर जो है वो आपको नई डायरेक्शन ओपन करो, लेकिन जो आप रिजल्ट लेके आओ वो दुनिया में किसी ने ना किया हो। दैट इज कॉल्ड एज नोवेलिटी, न्यू चीज। अक्सर औकात ऐसा होता है, हम मैं ये गर्ल्स की एग्जांपल देती हूँ कि लड़कियां एक सूट तीन लड़कियां लेती हैं, तो तीनों क्या करेंगी, अपनी अपनी सोच के मुताबिक उसकी स्टिचिंग ऐसी करवाएंगी कि वही कपड़ा वही डिजाइन तीनों के लिए मुख्तलिफ बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज नोवेलिटी, यानी चीज आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, आपने उस मौजूद चीज में से कोई ऐसी चीज अलहदा की जो कि दूसरों से डिफरेंट होगी, पहले से मौजूद नॉलेज से डिफरेंट होगी, उसको हम नोवेलिटी कहते हैं। तो आपने रिसर्च ऐसी करनी है जो आपके लिए फिजिबल हो, इंटरेस्टिंग हो और नोवल हो। उसके बाद बेटा चौथी चीज आती है एथिकल। हम कभी भी कोई भी काम एथिक्स के बगैर नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमने रिसर्च करनी है तो उसमें एनिमल्स को भी बेटा आपने यूज करना है ना, तो ये बात याद रखिएगा कि उसके लिए भी आपको मॉरल ग्राउंड पे उन रिसर्चर से, उन साइंटिस्ट से परमिशन लेनी पड़ती है जो कि उस चीज को लीड करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी मॉरल गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी दुनिया एक जंगल बन जाएगी और उसके अंदर हम चीजों को नहीं चला सकते। सेम एज अगर हम रिसर्च की भी बात करें तो रिसर्च भी बेटा एक बहुत बड़ी दुनिया है। अगर उस दुनिया के अंदर भी हम मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, उन गाइडलाइंस को फोकस नहीं करेंगे, तो हमारी रिसर्च भी एक दूसरे के साथ टकराती रहेगी। यानी आप ये भी कह सकते हो कि अगर हम रिसर्च में एथिकल ग्राउंड्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हम उसका मतलब यह है कि आपका काम कोई चोरी भी कर सकता है और आप भी किसी का काम चोरी कर सकते हो। तो इसलिए जो भी आपका रिसर्च टॉपिक हो वो आपका एथिकली अप्रूव होना चाहिए। और सबसे लास्ट वन, रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब ये है कि करंट सिनेरियोस के साथ वो अटैच होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त दुनिया किस दौर से गुजर रही है? दुनिया जंगी हालात से गुजर रही है। इस वक्त दुनिया के अंदर मल्टीपल किस्म की वबाई बीमारियां फैल रही हैं। तो इस वक्त अगर आपने रिसर्च करनी है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो टॉपिक है वो इस दौर की बीमारियों से अटैच होना चाहिए। अगर आप 2026 में बैठ के देखोगे कि 1980 के अंदर टाउन की बीमारी फैली थी, तो आप 2026 में बैठ के 1980 की बीमारी का इलाज ढूंढना शुरू करोगे, तो क्या वो आपके लिए फायदेमंद होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप 2026 में बैठ के 2022 की बीमारी का इलाज ऐसा ढूंढोगे कि वो 2035 तक लोगों के लिए फायदेमंद हो, तो बेटा वो आपकी रिसर्च तो पूरी दुनिया में मानी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप रिसर्च का टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपके पास पांच चीजें होनी चाहिए कि आपने जो काम करना है वो आपके लिए फिजिबल हो, वो उसमें आपका अपना इंटरेस्ट हो, ना कि आपसे जुड़े हुए लोगों का। वो वो थोड़ा सा नहीं, वो जब भी रिजल्ट प्रोड्यूस करे वो पहले से मौजूद हर चीज से डिफरेंट हो, एथिकली वे में काम करे, और जिस दौर में आप कर रहे हो या जिस इलाके में आप ये काम कर रहे हो उस इलाके के लिए वो रेलिवेंट हो। यानी हम कोई भी नई चीज मार्केट में बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अगर पाकिस्तान की मार्केट में बना रहे हैं तो वो इस तरीके से कि हो कि वो पाकिस्तान के लोग यूज करें, ना कि हम वो कहें जी वो अमेरिका के लोग यूज करें। तो यानी आपके करंट एरिया, आपकी सोसाइटी, आपकी फील्ड से वो रेलिवेंट होनी चाहिए। तो यहां तक बेटा ये चीज क्लियर हुई? किसी को कोई मसला?
बेटा यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके। यस मैम। अब बेटा ये तो आपको आइडिया होगा रिसर्च क्या है और आपने रिसर्च का टॉपिक चूज कैसे करना है। जब आप रिसर्च का टॉपिक चूज कर लेते हो, आप डिसाइड कर लेते हो कि मैंने इस बीमारी पे काम करना है या मैंने इस किस्म की रिसर्च करनी है, तो फिर आगे आपने वर्किंग कैसे करनी है उसके भी स्टेप होते हैं। अगर आपने ये स्टेप्स याद कर लिए तो आप दिनों में, मैं कहती हूँ कि लोग शायद साल में एक रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, अगर आपने ये टॉपिक और इन सीक्वेंस के मुताबिक काम कर ले तो आप शायद साल में तीन तीन चार चार जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट डिजाइन करके उनको कंप्लीट भी कर सकते हैं। आपने देख लिया कि रिसर्च आपकी बेसिक टाइप की है या आपकी अप्लाइड टाइप की है। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपने जो टॉपिक चूज किया है क्या वो फाइनल को मीट करता है। अब बात आती है कि आपका टॉपिक डिसाइड हो गया, अब उस टॉपिक पे आपने वर्किंग कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम पेप्टिक अल्सर के ऊपर काम करेंगे, टॉपिक हमारा डिसाइड हो गया। अब हमने ये काम करना कैसे है, हर चीज का बेटा आपका सीक्वेंस डिसाइड होना चाहिए। चाहे आप सिर्फ और सिर्फ लाइनों में लिखो जी पहले स्टेप में मैंने ये करना है, दूसरे में मैंने ये करना है, तीसरे में मैंने ये करना है। यानी जो काम आप करना चाह रहे हो उसको स्टेप बाय स्टेप लिख लेना कहलाता है डिजाइनिंग का रिसर्च प्रोजेक्ट, या फिर उसको हम कहते हैं कि ब्लू प्रिंट ऑफ योर स्टडीज। यानी जब आपने घर, जिस तरह आपने घर बनाना होता है तो घर बनाने से पहले आप उसका एक नक्शा बना लेते हो कि ये मेरी टोटल जगह है, इस जगह के अंदर मैंने यहाँ पे ये रूम बनाना है, यहाँ पे मैंने ये चीज करनी है, यहाँ पे मैंने ये चीज करनी है, तो आपके पास एक डायरेक्शन आ जाती है, एक तरीका आ जाता है कि आपको पता चले पहला स्टेप ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। तो जब इसी तरीके से जब आप डिसाइड कर लेते हो अपने रिसर्च करनी क्या है, तो फिर बेटा हम उस रिसर्च प्रोजेक्ट का एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, एक स्टेप वाइज प्लान तैयार करते हैं विद द पीरियड ऑफ टाइम कि पहले स्टेप में मैंने ये काम करना है और इस काम में मुझे इतने महीने या इतने दिन लगाने हैं, फिर मैंने ये काम करना है उसमें इतने दिन लगाने हैं। जब आप वो प्लान तैयार कर लोगे तो आपकी चीजें बड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाती है और विद इन टाइम पीरियड होती हैं। अब ये जो आप प्लान तैयार कर रहे हो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर एक के अंदर कॉमन होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। यानी सादा लफ्जों में ये कह लो कि जैसे अगर हम एक घर बना रहे हैं तो आपको ये पता है कि घर का नक्शा कुछ भी हो लेकिन आपने बेसिस बनानी है, आपने दीवारें खड़ी करनी है, आपने उसके अंदर दरवाजे लगाने हैं, आपने उसके ऊपर जो है वो खिड़कियां लगानी है। यानी घर कोई भी हो लेकिन ये चार पांच उसकी रिक्वायरमेंट है। अब ये जो आप घर, खिड़कियां, दरवाजे, उसका नक्शा बना रहे हो, मैप बना रहे हो, वो डिफरेंट जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि बगैर दीवारों के घर बन जाए या बगैर खिड़कियों के या बगैर दरवाजों के जो है वो आप उसको बंद कर लो, कंप्लीट कर लो। तो वो जो मेन कोर प्रोडक्ट है ना या कोर स्टेप है वो कुछ ही ऐसे है। सबसे पहले आपने जो भी चीज सोची होती है या जो प्रोजेक्ट डिजाइन किया होता है उस डिजाइन की आप एक, उस प्रोजेक्ट की आप एक स्टेटमेंट लिखते हो कि एग्जैक्टली आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हम ये डिसाइड करते हैं कि करंटली हम कॉन्गो वायरस को ह्यूमन में ट्रीट करना चाह रहे हैं। हमें ये पता चल गया कि हमारी सोसाइटी में कॉन्गो वायरस फैला हुआ है, 2026 में फैला हुआ है, इसका इलाज मौजूद नहीं है। तो हमने अप्लाइड बेसिक रिसर्च को उठाया, उस बेसिक रिसर्च के बाद हमने अपना रिसर्च टॉपिक डिसाइड किया और हमने देखा कि ये टॉपिक हमारे लिए फिजिबल भी है, इंटरेस्टिंग भी है, नॉवल भी है, एथिकल भी है, रेलिवेंट भी है। टॉपिक तो पता चल गया कॉन्गो वायरस है, लेकिन अब इस कॉन्गो वायरस में अपने करना क्या है। हमारा ये मकसद है कि इस कॉन्गो वायरस में हमने बीमारी का इलाज ढूंढना है, कॉन्गो वायरस का इलाज ढूंढना है। तो हमने उस कांगो वायरस का इलाज ढूंढ लिया, सॉरी, उस स्टेटमेंट को तैयार कर लिया कि जो हम काम करेंगे उसका मकसद होगा किस बीमारी का इलाज ढूंढना है। अब हमने काम क्या करना है उसको कहते हैं हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना। हमें ये पता चला कांगो वायरस ह्यूमन में फैलता है, अब ह्यूमन में वो किस रास्ते से फैलता है। जब तक हमें बीमारी की जड़ और बीमारी का रास्ता नहीं पता होगा हम उसका इलाज नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आपने एक पेज के ऊपर वो पाथवे डिजाइन करना है जिस पाथवे से बीमारी फैल रही है या जिस जिस पाथवे के अंदर प्रॉब्लम आ रही है।
यानी उस पाथवे को सादा लफ्जों में आप पैथोफिजियोलॉजी कहते हो। आपने वो डिसाइड करना है। जैसे हम ब्लड प्रेशर को जब स्टडी करते होते हैं तो हम उसका वो एक बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म बनाते होते हैं, जिसमें हम बताते हैं जी पहले हार्ट पंप करता है, जिसकी वजह से जो है वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो हार्ट के ऊपर वर्कलोड बढ़ता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। दूसरी तरफ हम कहते हैं जी हमारा रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होता है। पहला स्टेप ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है, चौथा ये होता है। तो जो भी आप बीमारी, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे अल्सर है, चाहे कांगो वायरस है, यानी जिस चीज पे आप काम करना चाह रहे हो, आपने उसका एक पॉसिबल प्लेटफॉर्म या एक पॉसिबल सर्कुलर फ्लो चार्ट बना लेना है। ये बनाना इसलिए जरूरी होता है ताकि हमें टारगेट पॉइंट्स पता चल सके। हमें ये पता चल सके कि कौन कौन सी वो जगह है जिस जगह को हम ब्लॉक करके, एक्टिवेट करके, चेंज करके, वहां पे नई ड्रग लगा के हम बीमारी का रास्ता रोक सकते हैं। अभी मैं आपको ना एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाती हूँ, थोड़ा सा इसी वक्त एडअप करना वो बहुत जरूरी है ताकि आपको चीजों की समझ आ जाए। आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। यस मैम। मैंने अभी एक फ्लो चार्ट खोला। मेरा मुझे फ्लो चार्ट शो हो रहा है आपका, या मेरी वो जो फाइल लिखी हुई है वो शो हो रही है? मैम गूगल पे श्योर है आपका। गुड वन। ये मैंने फ्लो गूगल पेज चार्ट। इस वजह से खोला ताकि आपको चीजों की थोड़ी सी समझ आ सके। ये देखें जी बेटा, ये मैं कहती हूं कि ये मेरा एक पाथवे है जिस पाथवे के थ्रू ब्लड प्रेशर पैदा होता है। ठीक है, मैं फर्ज करो कांगो वायरस में नहीं, ब्लड प्रेशर के ऊपर जो है रिसर्च कर रही हूँ, ब्लड ब्लड प्रेशर का इलाज ढूंढना चाह रही हूँ। मैंने ये देखा कि ब्लड प्रेशर किस तरीके से बढ़ता है जब आपके हार्ट में आफ्टर लोड इंक्रीज हो जाए या फिर आपके जो ब्लड वेजल्स है वो डैमेज हो जाए। अब ब्लड वेजल्स किस वजह से डैमेज होती है कि आपकी इन ब्लड वेजल्स के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम एथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। या फिर एज ज्यादा होने की वजह से आपकी जो ब्लड वेजल्स है वो वीक हो जाती है, उनकी लचक खत्म हो जाती है। और उस लचक के खत्म होने की वजह से उस जो आपकी वो ब्लड वेसल्स के डायलेट करने की या कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी है वो खत्म हो गई है। तो हमने कहा कि अल्टीमेटली हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो वीक होने की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब अगर आपकी ब्लड वेसल्स इंक्रीज हुई हैं तो क्या क्या काम हो सकता है? आपकी किडनी डैमेज हो सकती हैं, आपकी आइज डैमेज हो सकती हैं, आपके ब्रेन में हेमरेज हो सकता है, आपके दिल का अयोटिक वॉल डैमेज हो सकता है। अगर किडनी डैमेज होगी तो नेफ्रोस्क्लेरोसिस होगा, आई डैमेज होगी तो रेटिनोपैथी होगी, ब्रेन डैमेज होगा तो स्ट्रोक होगा। अगर हम कहते हैं कि आपकी ब्लड वेसल वीक नहीं हुई बल्कि ब्लड वेसल के अंदर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि वो कोलेस्ट्रॉल या तो आपकी करोनरी आर्टरीज में इकट्ठा हुआ है या फिर वो आपकी कैरोटिड आर्टरीज में इकट्ठा हुआ है। कैरोटिड आर्टरीज में इकट्ठा होने का मतलब यह है कि वहां पे थ्रोम्बोसिस बन गया। थ्रोम्बोसिस का मतलब यह है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपकी ब्लड वेसल्स के साथ चिपक गया है या फिर उसने क्लॉट बना लिया और वो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करता जा रहा है। तो उस थ्रोम्बोसिस की वजह से भी आपको स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन अगर वो कैरोटिड आर्टरी की जगह आपकी कोरोनरी आर्टरी, यानी वो वाली आर्टरी जो सिर्फ और सिर्फ दिल के अपने हिस्से को ब्लड सप्लाई करती है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ उन कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉक बना हुआ है तो इसका मतलब यह कि पूरी बॉडी तो डैमेज नहीं होगी, लेकिन जो दिल के अपने पट्टे या मसल्स हैं उनमें खुराक और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और दिल के अपने पट्टे डैमेज होंगे और मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा। दूसरा तरफ हमने ये कहा था कि ब्लड प्रेशर जो है वो आफ्टर लोड इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपके हार्ट में सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो सकता है, यानी हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी खत्म हो जाएगी तो हार्ट फेलियर होगी। या फिर आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें हाइपरट्रॉफी होगी, उसकी शेप चेंज हो गई तो हार्ट फेलियर हो गया। या फिर किसी भी ब्लॉकेज की वजह से या ज्यादा टेंशन की वजह से या ज्यादा वर्कलोड की वजह से आपके दिल को ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ रहा है, लेकिन इतना ब्लड वो पंप नहीं कर पा रहा जितना वो करना चाहता है या जितनी उसकी जरूरत है उतना वो पंप नहीं कर पा रहा, तो अल्टीमेटली एस्कीमिया हो गया। ये एक हमने हाइपरटेंशन या फिर हार्ट डिजीज का फ्लो चार्ट बनाया। ये फ्लो चार्ट हमने क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि जो हम बार बार रिसर्च में बात कर रहे थे
कि हमने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है और उस हाइपोथेसिस में हमने ढूंढना है कि हम किस किस जगह को टारगेट करके अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। वो फाइंड आउट करने के लिए बेटा आपका ये वाला एक पैथोफिजियोलॉजिकल चार्ट चार्ट या फिर आपकी बीमारी का एक लेआउट खुद से बनाना, किताबों वाला नहीं, वो लेआउट बनाना जरूरी है जो आपको समझ आए, जो आपके लफ्जों के लिए जरूरी हो। अब ये फर्ज करो कि हमने ये खुद से बनाया, हमें समझ आ गया, तो इस फ्लो चार्ट को देखते हुए हमें पता चल सकता है कि हम सिस्टोलिक डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए भी इलाज ढूंढ सकते हैं, हम डायासिस्टोलिक डिसफंक्शन को ठीक करने का इलाज ढूंढ सकते हैं, हम अयोटा को ठीक करने का इलाज ढूंढ सकते हैं, हम किडनी को ठीक करने का इलाज ढूंढ सकते हैं, हम ब्लड वेजल जो वीक हुई हुई है उनको जो है हम स्ट्रॉन्ग करने का कोई ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, हम अथेरोस्क्लेरोसिस को रिड्यूस करने का ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। यानी हम कह लेंगे कि जब हम एक पूरा फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो उस फ्लो चार्ट की वजह से हमें वो पॉइंट्स पता चल जाते हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने बेटा पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन आपने एग्जैक्टली ये सोचा नहीं है कि आपने क्या करना है। अब जब पॉइंट आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो उससे अगला स्टेप आता है कि आपने आइडेंटिफाइड पॉइंट्स के ऊपर काम क्या करना है, किस तरीके से करना है, दैट इज कॉल्ड एज मेथडोलॉजी। बेटा अब आपकी मेथडोलॉजी दो तरह की भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी। यानी क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी क्या होगी? क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी ये होगी कि मैं कहती हूं कि बिल फर्ज मैं ये सिस्टोलिक डिसफंक्शन को ठीक कर सकती हूँ और मैं इस एरिया को टारगेट करती हूँ। इस एरिया को टारगेट करने के लिए मैं ड्रग ए बी और सी पकड़ती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि वो ए बी सी इस सिस्टोलिक डिसफंक्शन को ठीक कर दे। तो अब मुझे टारगेट पॉइंट भी पता चल गया है, मुझे वो ड्रग भी पता चल गई है और मुझे ये भी पता चल गया कि मैंने उस ड्रग का करना क्या है। मैंने उस ड्रग का इसको इस जगह पे अटैच करके ये देखना है कि क्या वो ड्रग इस डिसफंक्शनैलिटी को ठीक करेगी, और अगर वो ठीक कर देगी तो हम कहेंगे कि वो हार्ट फेलियर के लिए गुड है, तो आपका रिसर्च कंप्लीट। लेकिन बिल फर्ज आपकी ड्रग ए बी सी तीनों ही इसको ठीक करने में कामयाब नहीं होती, तो भी बेटा आपकी रिसर्च अप्रूव्ड है, तो भी आपने कुछ नया किया। ये मत सोचो कि आप जो रिजल्ट ढूंढना चाह रहे हो वो रिजल्ट अगर आपको नहीं मिले तो आपकी रिसर्च खत्म हो गई है, बेटा नहीं। आप बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? सॉरी जरा लाइट चली गई थी जिसकी वजह से जो है ना वो इंटरनेट जो है वो अनस्टेबल हो गया। खैर मैं ये बात कर रही थी कि आपने जो काम किया है वो काम, चाहे जो आपने सोचा है वो रिजल्ट आया है तो भी आपका काम ठीक है, अगर जो आपने सोचा है रिजल्ट वैसा नहीं आया तो भी आपकी रिसर्च अप्रूव है। बस फर्क इतना होता है कि अगर जो आप सोच रहे थे वो आ गया तो हम क्या देते हैं जी हमारी रिसर्च पॉजिटिव थी और ये ड्रग फलां बीमारी का इलाज कर सकती है। लेकिन बिल फर्ज जो आपने सोचा है वो रिजल्ट नहीं आया तो उस वक्त बस हमने ये बताना होता है कि जो बीमारी या जो दवाइयां हमारे पास मौजूद हैं वो इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकती, इसलिए दोबारा दुनिया के किसी भी बंदे को इन दवाइयों के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा तब भी आपकी रिसर्च अप्रूव हो जाती है। अब बात ये कर रहे थे कि हम जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी बेस पे ये रिजल्ट मिल रहे हैं वो क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा। बेटा अगर तो कहीं पे भी आप सिर्फ यस और नो की बात कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया ड्रग ए बी सी काम कर रही है या काम नहीं कर रही,
तो वो आपकी क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी होगी। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि जो मैं ड्रग ABC यूज कर रही हूँ उसकी मिकदार इतनी थी, 25 मिलीग्राम थी, 50 मिलीग्राम थी, 70 मिलीग्राम थी, और 25 और 50 मिलीग्राम ने काम नहीं किया लेकिन 70 मिलीग्राम ने काम कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि अब आपने जो मेथड यूज किया था दैट वाज क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल इन नेचर। तो समझाने का मकसद ये है कि आपने काम करने के लिए जो भी तरीका इस्तेमाल करना है वो आपका क्वालिटेटिव भी हो सकता है, वो आपका क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। अब बेटा हमने प्रॉब्लम भी डिसाइड कर ली, हमें हमने हाइपोथेसिस भी बना लिया, हमने मेथड भी डिसाइड कर लिया। मेथड डिसाइड करने के बाद हमने सारी वर्किंग भी कर ली। वर्किंग करने के बाद हमने डाटा कलेक्ट करना है जिसकी बेस पे हम रिजल्ट निकाल सकें। ये आपका लास्ट स्टेप होता है जिसको हम डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस करते हैं। तो कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट करने के लिए आपने ये चार चीजें जरूर डिजाइन करनी है। अब इन चार चीजों में आपकी प्रॉब्लम डिफरेंट होगी सबकी, हाइपोथेसिस फॉर्मूलेट जो आप करोगी वो डिफरेंट होगा सबका, मेथडोलॉजी आप जो भी इस्तेमाल करोगी वो डिफरेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन जो आप रिजल्ट बेटा फाइंड आउट करोगे, एनालिसिस करोगे, वो आपका हमेशा डिफरेंट होगा। अगर एक वक्त में एक बीमारी पे 1 करोड़ लोग भी काम कर रहे हैं तो ये बात याद रखिएगा, उन 1 करोड़ लोगों की रिसर्च उनकी अपनी है, उसका रिजल्ट उनका अपना है, और उसका रिजल्ट दूसरों से मुख्तलिफ जरूर होगा, चाहे मुख्तलिफ होने की परसेंटेज <clears throat> <1% हो। तो इसलिए कभी भी रिसर्च के दौरान आप लोगों ने डिसहार्ट नहीं होना। आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि जो काम हम कर रहे हैं उसका हमें फायदा होगा या नहीं होगा। फायदा आपको अल्टीमेटली जरूर होगा। अब वो फायदा आपने लेना कितने परसेंट है और किस तरीके से है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंटरेस्टिंग टॉपिक ले रहे हो या आप शौक से कर रहे हो तो आपका रिजल्ट बाकी सबसे 100% बेहतर होगा।